मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट जीके सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और आप भारत में चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा कार्य का अर्थ क्या है। न्यायिक समीक्षा देख लीजिए, जुडिशियल रिव्यू का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ है कि संविधान की संवैधानिक वैधता की जांच करना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुसूचियों में जो चीज़ बताया गया है, वो सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, उसकी जांच करना। आपको याद भी होगा कि बोला जाता है कि अगर आपका किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे कि मेरा ये इस अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक समीक्षा का अर्थ है संवैधानिक वैधता की जांच करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1764 के बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया? देखिए, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसने किया था नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो वो थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। 1764 के बाद 1765 भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस समय इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस संधि में जो थे मीर कासिम जो थे और अवध के नवाब थे, वो हार गए थे 1764 की लड़ाई में। और उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो थे, क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव में, क्लाइव के साथ हुई थी। 1764 के युद्ध में, जो बक्सर की लड़ाई में, जो हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। हारे कौन थे? तो हारने वाले थे मीर कासिम और अवध के नवाब थे। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पूछा रहा, तो किसने अपनाया? पुर्तगाली कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, पुर्तगाली कंपनी ने। और आपको याद रखना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जो था, डी अल्मोडा, ये पूछा जाता है कि पुर्तगाल का पहला इंडिया में वायसराय था। ठीक है, वायसराय था ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, पुर्तगाली वायसराय था। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगनबीजी नेकेड सीड कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि नगनबीजी जो है उसे जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। नगनबीजी किसको बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म को। अब नगनबीजी क्या है, ये लगता होगा क्या है। तो ऐसे बीज जो होते हैं ना, ऐसे बीज, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। मतलब आप बीज को जो है खुले में देख सकते हैं। मतलब ये फलों के अंदर ना होके ये बाहर में होते हैं। तो इसे आप डायरेक्ट आँख से देख पाइएगा। तो इसे ही नगनबीजी नाम दे दिया, यानी नेकेड सीड जो है वो खुला हुआ रहता है। तो ये नगनबीजी बोला जाता है जिम्नोस्पर्म को, याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से किस पेड़ को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? देखिए कितना अजीब प्रश्न है कि पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है, ऐसा कौन सा पेड़ है? तो किसको माना जाता है? यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी को माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, प्रश्न उठता है। क्योंकि क्या होता है कि नीलगिरी की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी अंदर तक चल जाती है, पृथ्वी में काफ़ी अंदर तक। और उसके बाद क्या होता है कि ये पानी का बहुत ज़्यादा अवशोषण कर लेती है, यानी कि इनके पत्तियों के मुकाबले या फिर इनको फ़ायदे के मुकाबले जो है ये पानी का अवशोषण बहुत ज़्यादा कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है, जो आसपास के जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाती है। और जिसके कारण कम वर्षा वाले इलाकों में अगर यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ लगा दिया जाए तो यहाँ पे पानी का दोहन कर लेंगे ये, और फिर आसपास की जो वनस्पति है वो मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए इसे पर्यावरणीय खतरा माना जाता है। किससे? यूकेलिप्टस या नीलगिरी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आपको टिक करके आना है सही सही। देखिएगा क्या पूछ रहा है कि लाइकेन या लीचेन निम्नलिखित में से कौन दो जीवों का संयुक्त संयोजन है? तो ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये सवाल और कवक का संयोजन, कवक और शैवाल से मिलके बनता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलके बनता है। अब देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और हथकरघा जो कारीगर थे ना, उनको याद में मनाया जाता है, उनको सम्मान करने के लिए 7 अगस्त याद रखिएगा हथकरघा दिवस। 15 अगस्त से पहले मनाया जाता है 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। हथकरघा किसे कहते हैं? जो ऐसा करके होता है ना, चक्री ऐसा करते देखे होंगे आप, गांधी जी का जो रहता है, तो इसे ही हथकरघा रहते हैं। अच्छा देखिए, क्या पूछ रहा है कि किस राज्य ने रेस नाम का उच्च शिक्षा मॉडल शुरू किया? तो ये राजस्थान ने शुरू किया था रेस शिक्षा मॉडल। हेलोजन एनाल्जेसिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले एनाल्जेसिक क्या है भाई? एनाल्जेसिक जो है ना, ये दर्द निवारक है। दर्द निवारक, जैसे आपने सुना होगा कि पैरासीटामोल जो है वो भी एक एनाल्जेसिक है, तो ये दर्द निवारक है। तो कौन सा जो है हेलोजन वो दर्द निवारक है? तो ब्रोमीन,
याद रखिएगा, हेलोजन ब्रोमीन जो है वो दर्द निवारक है। अच्छा, ब्रोमीन का एक और खासियत क्या है कि ये निंद्रा निंद्रा के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, निंद्रा के लिए भी और दर्द निवारण दोनों के लिए ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। हेलोजन के अंदर आता है, ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मतलब ही होता है दर्द निवारक, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है टेलीविजन में, कौन सा होता है, इंफ्रारेड होता है। अच्छा, आप देखिएगा कि टेलीफोन का मान लीजिए ये रिमोट है, ठीक है, रिमोट है इससे सामने, तो यहाँ पे सामने में एक छोटा सा बल्ब टाइप का रहता है, एलईडी बल्ब, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी अगर इस बटन में दबाते हैं तो यहीं से रेज आता है, लेकिन इंफ्रारेड को हम लोग अपने आँख से नहीं देख पाते हैं। अगर देखने का ज़्यादा मन करे तो आप अपना कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिएगा और कैमरा के सामने जो है ये इसको रखिएगा रिमोट को और उसका दबाइएगा तो यहाँ आपको ब्लू कलर का एक टिक दिखाई देगा। आज ही ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा देख के, और आप देख पाइएगा कि इंफ्रारेड उससे निकल रहा है। तो याद रखिएगा, रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड यूज़ होता है। ये शॉर्ट वेव है, छोटा बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं करता, बहुत ज़्यादा दूर से आप रिमोट दबाइएगा तो वो काम नहीं करेगा। देखिए, किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा पूछ रहा है, तो किसमें है, गुजरात। कहाँ गया, हाँ देखिए गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा और कितनी है ये भी पूछा जाता है, तो 1214 किलोमीटर है। कितनी है, 1214, 1214 किलोमीटर है। कहाँ की, गुजरात की तटरेखा है, कितनी, 1214 किलोमीटर। अभी का अभी याद कर लीजिए, बाद में के लिए मत रखिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बांदीपुर कितना बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। याद रखना है आपको, बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, एक सरकार के संघीय या एकात्मक के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक सरकार को केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक संघीय या एकात्मक सरकार को केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब, आप संविधान पढ़िएगा तो उसमें जो है लिखा हुआ है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक है, तो इसलिए इसमें है संघीय, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है, किस भाग का संबंध है, तो भाग 10, भाग 10 का संबंध क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से। और कौन सा है, मेघालय जो है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है, आसाम, इस तरह के जो है उनके बारे में यहाँ पे। और अनुच्छेद में भी पूछा जाता है कभी कभी किसी एग्जाम में, तो अनुच्छेद 244 के अंदर आता है। अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 244 भाग 10 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों में SC ST जो है इन क्षेत्रों में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन यही आ गया जो मैंने बोला, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों नामक कुछ क्षेत्रों को प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, अभी जैसे मैंने बताया अनुच्छेद 244 प्रदान करता है। और भाग किसमें है, भाग 10, भाग 10, भाग 10 या पार्ट 10 लिख सकते हैं, इसमें जो भी आपका हो पार्ट 10 लिखा रहेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भाग 10 या पार्ट 10 जो भी लिखा रहेगा। अनुच्छेद 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, जो शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया जो है ना, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कमी मत कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, पहले अकाल आयोग का गठन किसने, अकाल मतलब क्या था, फेमाइन, फेमाइन मतलब भूखमरी, आयोग का गठन किसने किया था। पहले के समय में भूखमरी ज़्यादा होता था तो आयोग का गठन किसने किया था, सर रिचर्ड स्ट्रेची, सर रिचर्ड स्ट्रेची ने पहले भूखमरी आयोग का 1880 में ही गठन कर दिया था, सर रिचर्ड स्ट्रेची ने भूखमरी आयोग का। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बिहार और बंगाल में 1873-74 में अकाल के समय रहते कार्यवाही पर रोक दिया गया था। किसने रोका था, तो नॉर्थ ब्रुक। बिहार और बंगाल में जो था अकाल, अकाल जो आया था, फेमाइन आया था, कहने का मतलब भूखमरी जो है, बारिश नहीं हुआ था, भूखमरी आ गया था 1873-74 में। तो नॉर्थ ब्रुक ने बहुत अच्छा जो है वहाँ पे बहुत सारे नियम निकाले थे जिसके कारण जो है अकाल जो है कंट्रोल किया जा सका, बहुत सारे लोगों की मौत नहीं हुई थी। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के वायसराय के दौरान पारित किया गया था, किस वायसराय के दौरान पारित किया गया था, तो ये कैनिंग के दौरान, कैनिंग ने पारित किया था सिविल सेवा अधिनियम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 1861 में, कब, 1861 में ये पारित किया गया था, एक्ट बनाया गया था, द सिविल सर्विस एक्ट, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, ठीक है, ये बनाया गया था 1861 में कैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था, किसको किया गया था, ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल पूछा है बंगाल का, तो कौन सा हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। सीधा पूछता है बंगाल का गवर्नर कौन है, तो क्लाइव हो जाता है, ठीक है। बंगाल का सिर्फ गवर्नर कौन है, बंगाल का गवर्नर क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, विलियम
बेंटिक, ये भी याद रखिएगा। तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों याद रखना है। बंगाल का हो गया क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया विलियम बेंटिक, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल जो है माउंट बेटन, ये भी याद रखिएगा। और आज़ाद भारत का प्रथम वायसराय जो था वो क्या था, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है ना वो उपलब्ध है इसका, तो आप ये पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिएगा। लास्ट में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा तो देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अगर आप डेली क्लास लेते हैं ना तो आपका बेस बहुत तगड़ा मजबूत होने वाला है, तो इसलिए डेली आपको जब भी समय मिले एक बार जरूर देख लीजिए। मैं वीडियो को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है पूछा जा रहा है, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो सकता है, आप खुद सोचिए। जो कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे ठंडा ग्रह होगा, तो सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया, नेपच्यून हो गया। क्यों, क्योंकि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है हमारे सौरमंडल में। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिमान वस्तु गतिमान रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं किया जाए। या न्यूटन का कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, इनर्सिया का नियम है, इनर्सिया का नियम है। ठीक है, और इसको पहला नियम कहते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप पढ़े होंगे। तो न्यूटन का पहला नियम है कि वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, और रुकी है तो रुकी ही रहेगी, और ये इनर्सिया का। एक और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे एक बस है, तो बस जो है वो चल रही है, तो जब बस में जब ब्रेक लगता है तो आदमी जो है सामने की तरफ गिरता है, तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम है, ये यही नियम है इनर्सिया का। ठीक है, और एक तो चीज़ पूछता है कि बस रुकी हुई है और जैसे बस चालू होती है आदमी पीछे की तरफ गिरता है, तो इसमें भी यही नियम है। तो बस में आदमी गिरने का जो नियम है ये इनर्सिया का ही नियम है। अच्छा, एक पानी के गिलास पे जो है सिक्का रखा जाता है तो कागज़ टाना जाता है, सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये भी इनर्सिया का नियम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे पूछा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। बी आर अम्बेडकर ने किसे बनाया था, तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। जो बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। क्यों है भाई नियंत्रण और महालेखा, क्योंकि भारत सरकार देखिए आपके हमारे टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कर सकता है, मिसयूज किया जा सकता है, तो ये नियंत्रण रखता है और जो है हिसाब किताब रखता है कि पैसा कहाँ ज़्यादा यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है बी आर अम्बेडकर के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कौन सा का, बड़ा आसान प्रश्न है, 352 होगा। ठीक है, तो युद्ध के समय 352 जो है, और ये जो है बहुत रेयर है लेकिन 3 बार लगाया गया, 360 अभी तक नहीं लगाया गया है। ये इकोनॉमिकल था, मतलब कि भारत में इकोनॉमिक स्थिति फेल होने पे ये लगाया जाएगा। 356 तो लगते रहता है, आम बात है। तो ये आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि 352 कितनी बार लगाया गया, तो 3 बार लगाया गया, 1962 में लगाया गया, और कब लगाया गया, 1971 में लगाया गया, और 1975 में लगाया गया, ये 3 बार लगाया गया। 62 में क्यों लगाया गया, चीन के साथ युद्ध हुआ था इसलिए 62 में लगाया। 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और जो है 1975 में क्यों लगाया गया कि आंतरिक अशांति के समय जो है इंदिरा गांधी ने लगाया था। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो 1975 था आंतरिक अशांति, इसको अब बंद कर दिया गया, इसके जगह डाला दिया गया है कि सशस्त्र विद्रोह, ये जो शब्द है इसको यूज किया गया है। आंतरिक अशांति को अब खत्म कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह होने पर ही अब आपातकाल लगाया जा सकेगा, जैसे पहले लगाया गया नहीं। तो याद रखिएगा 62, 71, 75। 62 में चीन युद्ध, 71 में पाकिस्तान, 75 में आंतरिक अशांति। अनुच्छेद कौन सा है, 352 है, और ये आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के समय। भारत के संविधान बजट को के रूप में संदर्भित करता है, तो किसके, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद जो है इसका है 112 आर्टिकल या 112वें अनुच्छेद में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है भारतीय का संविधान को, बजट को जो है डिफाइन करता है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षण, देखिए अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम हुआ और एनटीपीसी जो हुआ ना, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने % सीट है, तो 1/3 सीट है। और इसमें SC ST कैटेगरी के भी महिलाओं का सम्मिलित किया जाता है, तो मिनिमम 1/3 सीट रखना जरूरी है नगर परिषद या नगर पालिका के चुनाव में महिलाओं के लिए। आपने देखा भी होगा आपके मोहल्ले में अगर चुनाव होता है। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा, देखिए वहाँ पूछा गया था महत्वपूर्ण पद कौन सा है, और यहाँ अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 32 जो है। क्यों है भाई, ये संविधान की आत्मा कहा था उसने, क्योंकि इसमें जो है इसको संविधान को ये किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए अनुच्छेद 32 को जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था डॉक्टर अंबेडकर ने, और इसे संविधान की आत्मा भी करार दिया था।
भारत के राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? तो कौन कर सकता है? राज्य में पूछ रहा है। तो राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आपसे पूछेगा कि केंद्र में कौन करेगा? केंद्र में कौन करेगा? तो केंद्र में कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राज्य में राज्यपाल, तो केंद्र में राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और समझना है कि ये पूछा जाता है कि महाधिवक्ता बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, पहला क्वालिफिकेशन है, और ये पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है कि वो जो है ना, हाई कोर्ट का जो है ना जज बनने के लायक हो। दूसरा है कि वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो एडवोकेट के रूप में, ठीक है, उस कोर्ट में। तो ये दोनों होना चाहिए। और केंद्र का जो होता है अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एडवोकेट जनरल, ये एडवोकेट जनरल होता है राज्य में, और केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल, एजी। ठीक है, यहाँ पे भी एजी है, लेकिन ये एडवोकेट जनरल है, केंद्र में अटॉर्नी जनरल है। तो अटॉर्नी जनरल के लिए भी होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, तभी जो है वो जो है अटॉर्नी जनरल के पद पे नियुक्त हो सकता है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की राष्ट्रपति करता है। राज्य में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये जो है राज्यपाल करता है या गवर्नर करता है। ठीक है, और इसको जो है हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होना चाहिए 10, या फिर तो लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। देखिए, मान लीजिए घुटने की हड्डी जो है आपकी ऐसी है, ठीक है, नीचे की हड्डी जो है ये ऐसे है, तो इसके बीच में जो जॉइंट होता है ना, इसी को ही लिगामेंट कहते हैं, घुटना में आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, बायोलॉजी का प्रश्न है। कौन सी शरीर का सुरक्षात्मक परत बनाता है? कौन सा ऊतक है शरीर में सुरक्षात्मक? तो एपिथेलियमस ऊतक जो है, एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम ऊतक जो है, वो शरीर का सबसे ऊपरी भाग में रहता है। ऊपरी भाग को तो एपिडर्मिस कहा जाता है, उसी में पाया जाता है। और ये जो है सुरक्षात्मक परत बनाता है, क्योंकि सबसे ऊपर रहता है, ऑब्वियसली है, तो सुरक्षात्मक पदक जो परत है ये बनेगा। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और आपके कमेंट का इंतजार रहता है, आप कमेंट नहीं करते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।